प्रत्यक्ष एकेडमी प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आप हमें देखें, शेयर करें, कमेंट करें, हम यही कामना करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल को हमने देखा था लास्ट क्लास में, और जिन पर क्वेश्चंस बने हैं बार बार राजस्थान के सभी एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, वन विभाग के कोई एग्जाम्स हो, आरएस लेवल हो, या फिर सीईटी के कोई एग्जाम्स हो, उन सभी में क्वेश्चंस बने हैं। वो हमने स्थल वाइज हम देखे थे। अभी हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, वो विशेषता कितनी महत्वपूर्ण है, किन किन टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन विशेषताओं के ऊपर, वो ही हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में दोस्तों हमने महत्वपूर्ण शहर ले लिए थे। अभी हम हमारी क्लास को जो एक सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, उस विशेषता की क्लास को लेते हैं, और वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो हम समझते हैं। सबसे पहला हम बात करें कि शहर के बारे में। शहर, टाउन की जब बात की जाए, टाउन्स की जब बात की जाए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक अर्बन डेवलपमेंट सिविलाइजेशन है। इसके लिए हम देखते हैं कि जहां पर भी हमें देखें शहरों के जो है क्षेत्र या शहरों की जानकारी ही मिली है, तो शहर की सभ्यता है। अभी अधिकतर देखा गया हमने सिंधु नदी के आसपास जितनी उसकी सहायक नदियां हैं वहीं पर मिली है। और इसके अलावा इसका नामकरण सर जॉन मार्शल ने दिया था। आपको पता है सबसे पहली बार जो सिंधु के क्षेत्र में ज्यादा शहर की खुदाई हुई, और उसके बाद ही सर जॉन मार्शल ने इसका नाम जो दे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आज जो है, ये ध्यान रखना, कुछ फैक्ट है, आज इसको बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आज क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1947 के बाद इस सभ्यता को इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। जो इसका मतलब हम देखते हैं आज इसको सिंधु घाटी सभ्यता न बोलकर हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, जो कि हमें बार बार मिलता है। इसका फैलाव कहां था? तो फैलाव दोस्तों इसका भारत के अंदर कहां? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के अंदर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी, ये कुछ ऐसा क्षेत्र है। पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया? पाकिस्तान में जो है पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये तीन जो स्टेट है आज भी यहीं पर अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें जितने भी नगर मिले हैं वो मिले हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में भी हमें कौन कौन सा क्षेत्र मिला है, तो वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और लेकिन जब हमारा स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों की खुदाई हुई, तो हमें सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं वो मिले हैं गुजरात से। गुजरात तो एक महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा मिलने वाले शहर गुजरात राज्य से मिले हैं। इसलिए गुजरात भी एक इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। हमने पहली क्लास में इसका देख लिया विस्तार कहां से कहां हुआ है। मांडा हम देखते हैं सबसे उत्तर में है, आलमगीरपुर हम देखते हैं सबसे पूर्व में है, पश्चिम में सूत का गंडागोर और देमाबाद। ये हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, कुछ याद होगा आपको। अभी हम बात करें इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या है दोस्तों? और नगर नियोजन की जब बात की जाए तो नगर नियोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे पहली चीज जो है वो नगर दो भागों में बटे हुए थे। नगर जो है जितने भी नगर मिले हैं दो भागों में बटे हुए थे। एक नगर हमें तीन भाग में बटा हुआ था, जो हम बात करें कल की क्लास में हमने पढ़ा था चहुदड़ो, जो कि तीन भागों में बटा हुआ था। लोथल है मान लो, जो है पूरा नगर ऊंचा नगर और नीचा है, इसका मतलब जो फोर्ट है वो दोनों ही क्या है अलग अलग में हमें मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें
अभी आपने देखा होगा कि नगर के जो दो भाग थे, एक तो दुर्ग जिसको बोलते सिटाडल और दूसरा हम बोलते निचला शहर। अब सिटाडल में कौन रहता था? जितने भी धर्म से संबंधित धार्मिक, जिसको हम बोल सकते हैं पृष्ठ, पृष्ठ मतलब जो धार्मिक या पुजारी, पुजारी जो थे वो इसी में, पुजारी जो थे वो कहां रहते थे? वो दुर्ग में। या फिर उस समय जो लैंड लॉर्ड, जो जमींदार राजा तो थे नहीं उस समय, लैंड लॉर्ड जो होते थे वो सारे, उनका सबका निवास स्थल जो था हमारा सिटाडल, जिसका मतलब होता है दुर्ग। और अधिकतर ये दुर्ग किस एरिया में था? सभी शहरों के पश्चिम क्षेत्र में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पश्चिमी सभी क्षेत्रों, जितने भी क्षेत्र हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके पश्चिम में, पश्चिम दिशा की तरफ जो ऊंचा उठाव भाग मिला है हमें, उसे दुर्ग कहा गया। और इसके अलावा जो निचला शहर जो कि पूर्व में मिला है, पूर्व दिशा की तरफ जो हमें भाग मिला है उसे निचला शहर कहा गया। और इसमें कौन रहते थे? तो इसमें वहां पर रहने वाले व्यापारी, वहां पर रहने वाले कृषक, वहां उस शहर में रहने वाले जितने भी कारीगर हैं वो, तो ये सारी कैटेगरी के लोग जो हैं या फिर काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं, ये निचले शहर में निवास करते थे। तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे नगर नियोजन में ऐसे हमें कहीं सबसे ज्यादा तो हमें 3 प्रकार मिलते हैं। और उन 3 प्रकारों में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि 2 प्रकार के शहर मिलते हैं, ऊंचा शहर, निचला शहर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि जो फोर्ट है, किला है, और निचला शहर है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें, यहां पर जो है जितने भी शहर मिले हैं हमें, उन शहर के लिए ये आप कर लो इसमें कि जो ग्रिड पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न क्या है? ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है सभी जो शहर है उन शहरों के ऊपर, जैसे मान लो कोई मकान बने हुए हैं तो मकान वो ग्रिड पैटर्न पे, रोड के चारों तरफ मकान बने हुए, दोनों तरफ मकान बने हुए, या फिर मकान ऐसे भी बने हुए हैं रोड के तरफ, तो आप देखोगे ग्रिड पैटर्न पे। मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने, ये मेन रोड है, मेन रोड है और यहीं पर एक गली जा रही है, यहां पर ये गलियां हैं मेन रोड की तरफ हो रही है। तो इनको समकोण पर मकान भी एक तरह से ऐसे व्यवस्थित है, तो ये इसको जो समकोण पर एक रोड जो काटते हैं, मकान जो है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अगर बनाए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो एक तरह से है। कुछ कमेंट देखे थे हम स्टूडेंट्स के, बहुत कमेंट तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने कहा था स्टूडेंट्स को कमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी हम ओपन करते हैं। देखिए शायद नहीं आया है किसी स्टूडेंट का कमेंट। ओके, तो हम ये देखते हैं हमारे, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है ग्रिड पैटर्न थी। और ग्रिड पैटर्न में खाली मकान ही नहीं बने थे, मकानों के साथ साथ रोड भी बने हुए, खेत भी हमने देखा था कि जो हमारे कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत मिला था वो भी ग्रिड पैटर्न से मिला था। क्लियर? इसके अलावा हम देखते हैं एक और इसकी विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता ये थी कि जो नाली होती थी बलूचिस्तान में जल संचयन के लिए, देखो आपने देखा होगा कि सभी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक चीज आती है, और वो चीज आती है वहां के जल निकास पद्धति। सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित जल निकास की पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में मिलती है हमें। और सबसे ज्यादा कहां से मिलती है? तो लोथल में, लोथल में सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई है। और इसके ऊपर देखा हमने, इसके अलावा बलूचिस्तान में जल संचय के लिए, जल जो है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं इसको, कि जो बरसात का पानी उसको जमा करने के लिए
कुछ हमें ऐसे सोर्सेज मिले कि वहां पर पानी को जमा कर किया जाता था और बाद में उसका उपयोग किया जाता था। कहां से? बलूचिस्तान से। ऐसे ही एक और विशेषता इसकी यह है कि कपास का उत्पादन, कपास की ध्यान रखें तो ऐसा प्रथम देश के रूप में हम मानते हैं भारत को कि भारत में ही कपास का उत्पादन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और इस कपास को लेकर आज तो पूरे विश्व में हम देखते हैं, आपने देखा भी होगा कि पूरे विश्व में अमेरिकन कपास या चाइनीज कपास हमें अवेलेबल होती है, लेकिन उस समय हमें ओनली फॉर सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहली बार कपास जो है अवेलेबल हुई थी। इसका एक और हम देखते हैं कपास के बारे में है क्लियर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी थी। इनके अलावा अगर और चीजें हम देखें जिन पे क्वेश्चंस बने हैं बार बार, वो है जैसे आप एक बात करोगे धोलावीरा। धोलावीरा एक शहर था जिसके 3 भाग में हमें मिलते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हमने देखा कि जैसे मोहनजोदड़ो को 2 भाग मिले हैं, हमें सिटाडेल और लोअर टाउन। ऐसे ही हमें दूसरे शहर हड़प्पा भी हमें 2 शहर मिले हैं, ऊंचा किला वाला क्षेत्र और नीचे सामान्य वाला क्षेत्र। लेकिन धोलावीरा एक बहुत बड़े लेवल पे हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार के शहरों में विभाजित था। तो धोलावीरा सभी जगह तो हमें मिलते हैं 2 प्रकार के, लेकिन धोलावीरा हमारे 3 प्रकार के विभाजित था। इसके अलावा हम देखते हैं कि चहुदड़ो नाम सुना होगा आपने। चहुदड़ो में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था एक अपवाद के रूप में आती है कि भाई चहुदड़ो के अंदर जो व्यवस्था है, इसका मतलब वो जो सिटाडेल वो बड़े लेवल का दुर्ग, वो स्मॉल लेवल का दुर्ग जो है वो बार बार उसकी व्यवस्था का हास होता है। लेकिन 2 ऐसे एरिया हैं, लोथल हुआ जहां पर सही व्यवस्था में जो पूरे शहर, इसका मतलब किला और सामान्य शहर दोनों ही, कौन कौन सा एरिया है? एक तो लोथल, लोथल में क्या है? लोथल में जो किला वाला क्षेत्र है और सामान्य वाला क्षेत्र है, दोनों ही जुड़े हुए थे एक पूरी परिधि से। और उसका एक और है सूत कोटड़ा। एक और ये शहर, 2 शहर में मिलते हैं जो कि किला और सामान्य शहर दोनों एक ही परिधि से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों का जो स्थल का जो क्षेत्र है वो कहीं 2 भाग में, कहीं 3 भाग में और कहीं एक ही भाग में बटा हुआ था। 3 भाग कहां पर बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। हमने देखा 2 भाग में कहां बटा हुआ था और एक सामान्य शहर कहां बटा हुआ। ये 3 हमने बड़े एग्जाम के अंदर। अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ और चीजें हमें मिली हैं जो कि महत्वपूर्ण मानी गई है। उसमें से एक पशुपति की सील, पशुपति का एक मोहर मिला हमें, मोहर मिली है। वैसे तो पशुपति नहीं है उसमें हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी मोहर के अंदर जो है बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है और उस व्यक्ति के जो है सिर पर अलग अलग एक सिंह, 2 सिंह और उसके इधर भी जानवर, इधर भी जानवर, इधर जानवर, इधर जानवर। तो एक तरह से ऐसे 5 जानवर और सील के अंदर बनाए हमें और एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कौन कौन से? तो इन जानवरों में वृक्ष है, हाथी है, बाघ है, हिरण है और इसको हम बोलते हैं एक सींग वाला राजा, एक सींग वाला गेंडा। तो ये जो चीज है भैंसा हो सकते हैं या फिर भैंस बोल सकते हैं। हाथी, बाघ जिसे टाइगर बोलते हैं, बाघ और हिरण, और उसके बाद एक सींग वाला जो गेंडा है ये मिलते हैं। बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है और इनको कहा गया है कि इन 5 जानवर का मालिक, 5 जानवर का मालिक मतलब पशुपति। पशु तो है ये चारों और लोग पशुपति। तो उसमें इतिहास है कि पशु का पति है, पशुपति है। पशुपति मतलब होता है इन पशुओं का मास्टर ऑफ ऑल यूनिवर्स। तो ये है, इसलिए इसको कहा गया है पशुपति सिल। एक मोहर है जो हमें सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में मिलती है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर और कुछ स्थल हैं ऐसे जिनकी इस सभ्यता के अंदर काफी ज्यादा महत्व स्थान रखती है। उसमें सबसे अगला है हमारा प्रौद्योगिकी एवं शिल्प।
किस प्रकार से वहां पर जो विकास हुआ है, व्यापार, एक पद्धति की जिसको हम बोर्डिंग इंडस्ट्री। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि कांस्य उपकरण है। कांस्य उपकरण कांसा होता क्या है? सबसे पहले आपके क्वेश्चन आया है कि कांसा कैसे बनाया जाता है। तो आप देख रहे तांबा और तीन जो होता है, तांबा और तीन से मिलकर कांसा बनाया जाता है। तो कांसे का, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य सभ्यता में होती है, इसको माना जाता है। इसका मतलब कांस्य सभ्यता है। इसमें कांस्य उपकरण मिले हैं। लोहे से लोग बहुत बात पूछा जाता है, लोहे को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बाद सभ्यता है, आर्य सभ्यता है। तो आर्य लोग जो है, हम पढ़ेंगे वैसे आर्य लोग जो है वो लोहे से परिचित है। चलाओ देखें कि वो क्या बहुत अच्छा था। कपड़े बुनने की पहली बार जो है था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहली बार साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो पहली बार 3200 BC 3220 होता है। 3200 ईस्वी पूर्व साक्ष्य मिलते हैं कोटर के। तो विश्व में पहली बार साक्ष्य भारत से ही मिले हैं, और भारत से भी कब मिले हैं? 3200 BC के। तो हमें पता है कपड़े बनाए जाएंगे। ईट भाई सिंधु घाटी एक महत्वपूर्ण जो ईट हम देखेंगे, सभी शिव में एक समान ईटें हमें नहीं होती थी। कहीं पर कटी हुई ईटें, कहीं कच्ची ईटें, कहीं जो है कुछ कलाकृति होती है। सिंपल सा सिंधु सभ्यता के सभी क्षेत्रों में कटी हुई ईटें होती थी, लेकिन अलीबाबा के अंदर कच्ची ईटें मिलती है और उन ईटों पर कुछ अलंकृत किया गया, कुछ चीजें बनाई गई, जैसे फूल है, पत्तियां है ना, इस टाइप की चीजें बनाई गई। तो ईटों का अनुपात क्या था? ईटों का अनुपात 4:2 ये रेशियो था हमारे ईटों का। सबसे पहले हम एक ईंट मिलके जिसकी साइज क्या होती है? जिसकी साइज होती है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर। एक ईंट हम मिलकर सामान्य जो है उसकी लंबाई कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई। इस टाइप की सामान्य हमें मानी गई थी। तो ईंटें बनाना, इसके अलावा नाव बनाना। तो नाव के साक्ष्य नाव के साक्ष्य मिले। लोकल से एक गुड़िया मिला है। गुड़िया के साथ साथ वहां पे बंदरगाह जो है, जहां मिट्टी से बना हुआ बंदर, मिट्टी से जहाज भी आए, और नाव के साक्ष्य में नाव बनाने में भी एक्सपर्ट थे और भारतीय सिंधु सभ्यता के लोग। क्लियर? मनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मनके, क्योंकि मनके होते क्या है? मनके बनाने के लिए अब वो पत्थर होते हैं, चूड़ा करके उसका चूड़ा करने के बाद उसको ढाला जाता है और खड्डा किया जाता है, मोती बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से मनके बनाए जाते हैं। और मनके बनाने का कारखाना हमें कर पड़ा था कि चबूतरों के अंदर मनके बनाने का कारखाना था। इसलिए धनवान लोगों की का जो क्षेत्र है वो चबूतरों को बनाया है, और इसलिए मनके एक जगह नहीं होगा। तो भारत के अधिकांश जो क्षेत्र है जहां पर सिंधु सभ्यता की विशेषता मिलती है, वहां पर सबसे ज्यादा मिलने वाला है वो है मनके। और ये मनके जो है वो ऐसा नहीं है खाली महिला ही पहनती, पुरुष भी धारण कर रहा मनके। लोथल में हमें मनके ऐसे मिले हैं जिस पर सोने की पथरी है। तो आप सोचो, आदमी अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी गोल के ऊपर ऐसे ही वो मनके के ऊपर जो है वो कुछ पता चल देते हैं। चांदी हो सकती है, सोने हो सकती है। सोने की पथरी मिली है, जब हम देखते हैं शायद भगवान जो होते हैं वो सोने की पथरी पहनते हैं। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये अब ये आभूषण क्या मिले? आभूषण बहुत सारे, चाहे वो गले में पहनने वाले हो, हाथों में पहनने वाले हो, या फिर कान में पहनने वाले हो, आभूषण मिले हैं। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो एक कपड़ों में बहुत सारे आभूषण भी मिले, गाड़ी में होंगे, तो इससे हमें बहुत सारी ज्यादा मिलती है। कि हमारा जो पत्थर जो है ये हमें बहुत जगह मिलता है, जिसको कभी आप सेल करी, कभी आपका नाम होगा सेल करी जो है, सेल करी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मोहरे हैं, मोहरे बनाए गए हैं सेल कड़ी से। तो ये सेल कड़ी एक प्रकार का पत्थर है जिसका मोहर बनाने में उपयोग किया जाता है। देखें आप, अब कुछ एरिया ऐसा है जैसे आप सोने के आभूषण करना पड़ते हैं। आप सुना ही होगा आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है कर्नाटक से निकलता है, निकलता था। तो जहां सोना निकलता है वहीं से सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य से सोने के आभूषण पूरे भारत में क्षेत्रों में भेजे जाते थे। इसलिए कर्नाटक राज्य होता है कि नाम सुना आपने, केजीएफ जो मूवी है, तो इसी जो सोने कान की बनी हुई है, जिसका कर्नाटक जो है गोल्ड के लिए सभी प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिट्टी बर्तन मिलते हैं हमें, मिट्टी का पहिया मिलता है, मिट्टी का पहिया कुछ याद है आपको? मिट्टी का पहिया तो हम क्लास शुरू करते हैं तो मिट्टी के पहिए की बात की थी कि पहिया मिट्टी पहिया के साथ मिलते हैं, कल में मिट्टी पहिए के साथ मिलते हैं। तो ये इसी पद्धति की है जिसका देखते हैं कि जो इस सभ्यता का जो व्यापार है कहां से होता था, उसमें क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेराकोटा से बने हुए मोहरे साथ मिलते हैं। टेराकोटा मिट्टी ही होती है, उसको अच्छी पता के मजबूत एक जो है एक बिंदल बना के उसको रोक फॉर्म में बना दिया जाता है, उससे टेराकोटा होता है, जो कि होती तो मिट्टी ही है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की मोहर मिली है।
कहां मिली है? तो लोथल से मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। तो मतलब मेहुला एक शब्द है जो कि इंडिया के लोगों के लिए यूज किया जाता था वहां पर। इसके अलावा क्या मिलता है? मोहरे जो है, साक्ष्य मोहरों के मिले हैं हमें हड़प्पा सभ्यता में। देखो मेलुहा, मेलुहा शब्द जो है हड़प्पा के लिए कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है मेरा? कि वो काले लोग, जो नाव चलाने वाले काले लोग, उनको, उनके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो हम काले ही हैं, ये पता है आपको, है ना, दूसरे विश्व के दूसरे क्षेत्र के मुकाबले। वजन के लिए हम देखें तो 16 के गुणज में थे, इसका मतलब 16 के अनुपात में थे। जैसे मान लो 16, 32, 64 इस टाइप के गुणज में, 16 के गुणज में थे। और सबसे ज्यादा जो वो व्यापार का काम करते थे वस्तु विनिमय, क्योंकि उस समय मुद्रा की चलन इतनी नहीं थी। हमें मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं लेकिन इतनी चलन नहीं थी, तो वस्तु विनिमय का ही ज्यादा प्रयोग करते थे व्यापार में। और इसके अलावा क्या था कि वो ब्लू स्टोन एक जो है, जिसको लेपिस जो बोला जाता है, ब्लू स्टोन, वो यूज करते थे, जिसे बोलते हैं एक नीला पत्थर, इसका यूज किया था। तो ये भी इस व्यापार में मिलता है हमें। आगे देखते हैं हम और इस महत्वपूर्ण चीजें, जैसे हम देखते हैं धार्मिक चीजें, धार्मिक परंपराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अभी तक तो यहां पर, अभी तक तो ये कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो परंपराएं थी धर्म से संबंधित, वो अधिकतर किसकी थी?
प्रकृति की थी, मतलब नेचर जो है नेचर की ही प्रे करते थे, लेकिन इसका साथ में कुछ और चीजें भी मिलती, जैसे हमें एक लिंग की बात करी जाए, लिंग की पूजा, इसकी पूजा की गई, इसका मतलब पुरुष जन्नांग जो है उसको किया गया, योनि, लिंग और योनि दो चीजें की हमें के लिए ताबीज मानते होंगे। क्लियर। इसके अलावा हम देखते हैं और परंपरा क्या थी, और परंपराएं अभी तक कहीं पर कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर जो है अभी तक मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अभी कुछ स्थल ऐसे हैं जैसे कालीबंगा के आसपास वाला एरिया, वहां पर कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहां पर शायद वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक शिवलिंग था और एक चारों स्क्वायर, चारों तो चौकोर क्षेत्र बना हुआ है, शायद आप पूजा करते होंगे, तो वो बात हम देख सकते हैं। अभी जो ये 2024 की इसका सर्वे है जिसमें ये हो चुका है कि शायद मंदिर के साक्ष्य हो गए हैं, मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, और अभी आने वाले टाइम में कुछ गवर्नमेंट इसको अगर पब्लिश कर देगी तो हम ये भी मान लेंगे हाँ मंदिर भी मिले हुए हैं। इसके अलावा हम देखें क्या चीजें और चेंजेस हुई है, क्या चीजें हमें मिलती हैं। इसके जानवरों का पालन की बात करी जाए तो जो जानवर थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन कौन है, तो देख लो आप कि सिंधु घाटी सभ्यता में भेड़, बकरी और भैंस, बैल, सुअर, गधे, ऊंट, है ना, ये तो इनका तो पालन होता था। और पालन के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है किस जो है एनिमल्स को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पाला था, तो ये भी ध्यान रखिए आप, सबसे पहले पाला था कुत्ते को। किसको पाला? कुत्ते को सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पाला था। उसके बाद कुछ और भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और सुअर को भी पालना शुरू कर दिया। इसके अलावा गधे और ऊंट का प्रयोग वो जो वाहनों के लिए करते थे, हमें इनकी जो है हड्डियों की जानकारी मिली, जैसे कालीबंगा से ऊंटों की हड्डियों की जानकारी मिलती है ना, तो इसका मतलब वो करते थे। गाय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गाय और घोड़े से अनजान थे। गाय के साक्ष्य में कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य हमें मिलते हैं कश्मीर के बुर्ज होम से। घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं हमें, घोड़े के दांत भी मिलते हैं हमें, लेकिन दोनों से ये परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये वर्ड है कि गाय और घोड़े से परिचित नहीं थे, परिचित थे तो किनसे थे वो? गधे से थे, ऊंट से थे, भैंस, बकरी, भेड़, बैल, सुअर और हाथी। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उनका एनिमल था उसका नाम था एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा जो था सबसे महत्वपूर्ण था, उसकी वो पूजा भी करते थे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, और जो मेन चीजें हैं हमारी सभ्यता को लेकर शायद आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो पूरे हो रहे होंगे। हम बात करें इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि और क्या चीजें मिली। एक को क्वेश्चंस बार बार बनता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो लिपि क्या पढ़ी जा चुकी है, नहीं पढ़ी जा चुकी है। अभी आपको पता हो, अभी जो है तमिलनाडु के सीएम ने ही एक नोटिस जारी किया, भाषण दिया कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर स्क्रिप्ट को पढ़ लेगा तो $1 बिलियन रुपीस वो उनको गिफ्ट के रूप में देंगे। तो शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्र बने हुए थे, चित्र के रूप में है, जिसको हम बोलते हैं बास्टोफेडन। ध्यान आप क्या बोलते हैं? बॉस्टोफेडन लिपि बोलते हैं। अब कैसे लिखी जाती थी ये? अब ये तो पता है लिखे, क्योंकि फर्स्ट जो है हम देखते हैं ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इधर आ गए। क्या है? पहले ये जैसे मान लो पहले यहां से इधर, फिर यहां से इधर, तो दाएं से बाएं
बाएं से दाएं जो लिखी जाती थी उस टाइप की लिपि लिखी जाती थी, लेकिन जिसके अंदर अभी तक देखो